मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, स्पेशली आईवीएफ में। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में बहुत दफ़ा हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनको बेऔलादगी के इलाज के लिए कपल आता है जिसमें बड़ी कंप्लेन होती है कि जो उसके हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ से प्रॉपरली नहीं मिल सकते, जिसको हम इम्पोटेंसी कहते हैं। इम्पोटेंसी मल्टीपल तरह की है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि कौन सा क्या इशू है, वो प्रॉपर क्यों नहीं मिल सकते, क्या उनका बेसिक प्रॉब्लम है, और उसकी बहुत सारी लिस्ट है वजूहात की, जिसमें से हो सकता है कि कोई खुदा न खासा पैदाइशी बीमारी हो जिसकी वजह से ये मरीज़ को प्रॉब्लम हो, मरीज़ पुराना डायबिटिक पेशेंट हो। बहुत सारी जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए ली जाती हैं उनका भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा जो पेशेंट एपिलेप्टिक होते हैं या कोई एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, साइकोटिक इलनेस के जो पेशेंट ले रहे होते हैं दवाएँ, सो ओवरऑल ओरल मेडिकेशन का या दवाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको भी ओवर द टाइम ये इशू हो सकता है। और ओबेसिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, स्पेशली अगर उसके साथ दूसरी चीज़ें हों जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर होता है। फिर वो पेशेंट जिनको साइकोलॉजिकल इशू हो रहा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई साइकोलॉजिकल दवाएं ही ले रही हो, अगर इवन नहीं भी ले रहे होते और कोई इनका इशू हो, टू मच ऑफ स्ट्रेस, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और जो लोग ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं उनके अंदर भी इम्पोटेंसी फिजियोलॉजिकली वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, उनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होती है, एनाटॉमिकली नॉर्मल होती है, मतलब उनमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। पर स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर करती है, हार्मोन्स को नॉर्मल करती है और ये एबनॉर्मल हार्मोन्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं पेशेंट के ओवरऑल ब्रेन पे और इसमें ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ इम्पोटेंसी की, इनफर्टिलिटी की, एक फैक्टर की, यानी कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा बट उसकी वजह बेसिकली बहुत सारे लोगों को औलाद होती भी है मगर ओवर द टाइम एक एज के साथ वो महसूस करते हैं कि जी हमारी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है मगर हम अपनी वाइफ के साथ एक प्रॉपर, अपने पार्टनर के साथ एक प्रॉपर रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा हो सकता है कि कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई चोट लगी हो, उस चोट में कुछ ऐसी चीज़ पे आपको इफ़ेक्ट कर गया हो जिसकी वजह से ये दिमाग पे या मेल जेनिटेलिया पे जिसकी वजह से वो प्रॉपर नहीं मिल सक रहे हो, या कोई सर्जरी हुई हो सकता है कि कोई सर्जरी हुई जैसे हर्निया की सर्जरी हो या किसी भी मेल जेनिटल ऑर्गन के ऐसा ऑपरेशन हुआ हो जिसमें कोई आइट्रोजेनिक यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई हो या वो कोई ऐसा वहाँ पे बीमारी है जिसने उसको इफेक्ट कर दिया हो। मगर स्पेशली बहुत सारी जो पेशेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो एक्चुअली किसी न किसी मेडिकेशन पे होते हैं और वो हाई डोज मेडिकेशन ले रहे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करती है स्पेशली डायबिटिक और हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि जी जब आपको लगता है कि क्या हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि जी इसकी बहुत अच्छी मेडिकेशन अवेलेबल है, वाइग्रा है, बल्कि इनफैक्ट अब तो वाइग्रा से भी अच्छी मेडिकेशन अवेलेबल है जो आपने सिर्फ दिन में एक दफ़ा लेनी है और इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा है। पर हर दवा का एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है, इवन पैराडोल की गोली का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। सो हम कैसे ये करें कि जी हम दवाओं को अवॉइड करके क्या ऐसी चीज़ें लें जिससे हमारी ये चीज़ों को काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाए। नंबर 1, वेट लॉस। वेट लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग जिनका ओवर द टाइम वेट बढ़ता है और उनके साथ स्पेशली उनको कोई कोमॉर्बिडिटी हो जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और या किसी मेडिकेशन पे हो, उनका ये रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। नंबर 2, स्मोकर्स बड़ा इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग जो पेशेंट करते हैं उनको भी ये हो सकता है। क्रॉनिक अल्कोहलिक, मतलब किसी भी तरह का जो एडिक्शन है, बेसिकली अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग या किसी और तरह का नशा करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो लोग स्पेशली जो बड़ा लॉन्ग टर्म किसी तरह का नशा लेते हैं और अगर इवन वो कुछ अरसे इसको छोड़ें भी तो ये इसका इफेक्ट बड़ा प्रोलॉन्ग रहता है, तो यू हैव टू डिक्रीज इट। आपने उसको कम करना है और आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करके इसको बंद करना है। फिर आती है कि जी एक्सरसाइजेस। आजकल की लाइफ में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें। एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली जो लोगों को दूसरी मॉर्बिडिटीज़ यानी कि कोई और बीमारी भी होती है। जो आप वॉक करें, आप स्टेपिंग करें, आप दिन में 10, 15, 20 मिनट ज़रूर अपने लिए निकालें और जब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी मोबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। हम समझते हैं कि हमारा मोबाइल लेने का मतलब ये कि जी हमने घर का काम कर लिया, या मेल फैक्टर समझते हैं जी मैंने ऑफिस में इधर से उधर गया। दैट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज वॉक। यू हैव टू हैव एक प्रॉपर 10, 15, 20 मिनट निकालें और उसमें आप प्रॉपर वॉक करें, अपने आप को मतलब तक आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उससे डेफिनेटली बड़ा इफेक्ट पड़ेगा।
फिर आते हैं कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपकी इम्पोटेंसी पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं। आजकल अनार का मौसम है, पोमीग्रेनेट जूस एक्सीलेंट, इट गॉट अ वेरी एक्सीलेंट इफेक्ट। जो पेशेंट पोमीग्रेनेट जूस लेते हैं या वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन जो हम तरबूज कहते हैं, इसके जूस का बड़ा अच्छा इफेक्ट है। इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी शफा रखी है। और इस जिनको माइल्ड डिग्री हो रहा होता है या इनिशियली स्टेज पे होता है या जिनको इतना ज़्यादा नहीं है और जो ये सब मेडिकेशन लेना मजबूरी है और उनको साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर ये चीज़ें वो लेंगे तो वो खुद महसूस करेंगे कि उनका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। फिर हमारे पास आता है सैल्मन फिश, मछली का बहुत अच्छा इफेक्ट है। और अगर आप दवाएं कम करें और इसकी जगह ये चीज़ें लें तो आपका देखिएगा कि लॉन्ग टर्म आपका बड़ा इफेक्ट अच्छा हो जाएगा। ग्रीन वेज, स्पेनिश है, ये ग्रीन वेज जो है, पालक है, ये जो भी सब्जियां हैं, इनका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। डिफरेंट रिसर्च ने शो किया है कि आलमंड यानी कि बादाम और इसके अलावा जो खजूरें होती हैं, जिससे हम ब्लैक जो खजूर होती है, इसका वंडरफुल इफेक्ट है जब आप ये यूज़ करेंगे। हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली आपने देखना है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा, मिकदार से ज़्यादा नहीं ले सकते, या कोई कोफैक्टर ऐसी मेडिकेशन है जो पोटेशियम लेवल डिस्टर्ब करे तो बहुत ज़्यादा खजूरें नहीं खा सकते। अदरवाइज़ बादाम का, अखरोट का और खजूरों का बड़ा अच्छा इफेक्ट है। ग्रीन वेज का बड़ा अच्छा इफेक्ट है। फ्रूट्स में मैंने आपको बताया कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज और अनार का जूस है, बहुत अच्छी चीज़ है जो लें। और स्पेशली आपकी जो है मछली और इसके अलावा बीफ को आपने अवॉइड करना है, जितना बीफ को अवॉइड कर सकते हैं करें। बेसिकली हम वैसे भी जो इतने डिजीज़ के पेशेंट होते हैं वो इसको अवॉइड करते हैं। अगर आपने खाना है, मछली खाएं, छोटा गोश्त खाएं, ये आपके लिए बेस्ट है। आप अपनी डाइट में डेफिनेटली, आजकल बहुत महंगाई है, आप कहेंगे डॉक्टर साहब कहती हैं ये सब चीज़ें खाएं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मगर अगर डेफिनेटली दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, मगर अगर मैं समझती हूँ कि हम अगर गोश्त रोज़ाना नहीं खा सकते, हफ्ते में एक दिन ले सकते हैं, उसके साथ हम सब्जियाँ ले लें, हम एक अनार का जूस तो पी सकते हैं या एक एप्पल तो खा सकते हैं दिन में। आप खुद देखेंगे कि अगर आप अपनी ये रूटीन बनाएंगे बजाय, और हम जंक फूड को कम करें, हम ऑयली फूड को कम करें, इन चीज़ों से आप देखिएगा आपकी डाइट भी बेहतर होगी, ओवर द टाइम अपनी ये चीज़ें भी मैनेज होंगी। साइकोलॉजिकल दिमाग का बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इम्पोटेंसी में। जितना अपने आप को स्ट्रेस ब्रेक कर सकें, ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम स्ट्रेस को खुद कम करें, बट मेक योर सेल्फ बिजी। आपको लगता है कि जो चीज़ कर रही हो अपने फैमिली के साथ टाइम पास करें, ये मेक योर सेल्फ किसी ऐसी चीज़ में बिजी करें कि आपको स्ट्रेस कम से कम लगेगा। अगर आप स्ट्रेस में के बाद डिप्रेशन में चले गए, और जो फिर एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसिव दवा हैं वो भी इम्पोटेंसी बढ़ाती हैं, सो व्हाई नॉट हम अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में इंगेज करें, अपनी डाइट अच्छी करें। अब आ जाती हैं मेडिकेशन। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ मेडिकेशन है। कुछ मैकेनिकल मेथड भी हैं, जैसे आजकल बड़े अच्छे मसाजेस अवेलेबल हैं। जैसे जो लोग क्रॉनिक पेन के होते हैं, हम उनको टेंस लगाते हैं, इसी तरह के लोएस्ट वोल्टेज मसाजर्स हैं जिनका अर्ली इम्पोर्टेंस में बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। और कुछ ही सेशंस के बाद पेशेंट को बहुत फील होता है कि नहीं, आई एम मच बेटर। और इसके अलावा जब इसके साथ आपको अपने खुद एक्सरसाइज करेंगे और फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट समझाएगा कि खुद आपने कैसे मसाज करना है, तो आप फील करेंगे कि ओवर द टाइम ये चीज़ खुद अच्छी होना शुरू हो जाएगी अपनी बाकी चीज़ों के साथ। जहाँ तक रह गई मेडिकेशन, यस देयर इज़ अ रूल ऑफ मेडिकेशन। ये दवाएं बहुत अच्छी हैं, इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर हमने इसमें रिस्क फैक्टर भी देखना है। इन दवाओं का रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कार्डियक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, या किसी मल्टीपल डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं। हर मरीज़ के लिए ये दवा सेफ़ नहीं होती और इस दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। एक मिकदार से ज़्यादा अगर हम लेंगे तो खुदा ना खासा इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। हमने कोशिश करना है कि बहुत ज़रूरी होता हम इसको लें, अदरवाइज़ इसकी डोज को एक लेवल से ज़्यादा ना बढ़ाएं। जितना आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आप उतना ही लें। अगर आप कुछ ज़्यादा लेंगे तो आपको उस फैक्टर के अलावा दूसरे खुदा ना खास्ता जानलेवा मर्ज़ भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ है, जब आपको लगता है कि इनिशियली आप अपनी पार्टनर के साथ जो आपके रिलेशन है वो आपको लगे कि डिस्टर्ब होना शुरू हुआ है, उसी वक्त आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है, बिकॉज़ ये वो टाइम होता है कि हम उस रीज़न को पिक कर लेंगे, उसको मैनेज कर जाएंगे और वो परमानेंट होने से बच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं अल्तमश हॉस्पिटल में रोज़ाना बैठती हूँ 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं।